हेलो डियर व्यूअर्स, दिस इज अनुज श्रीवास्तव। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वीडियो यानी ग्राम पंचायत अधिकारी जो री एग्ज़ाम होना है 2018 का, दिसंबर में प्रपोज है डेट। आई थिंक कि दिसंबर में हो जाए एग्ज़ाम। तो ये 2015 का हिंदी सेक्शन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये परीक्षा तिथि 21/2/2016, ठीक है, मतलब जो री एग्ज़ाम इसका 2015 की है। तो देखिए, हिंदी प्रज्ञान और लेखन योग्यता, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कर्कश का विलोम पूछा गया है। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो इसमें से आप देखिए कौन सा है, कठोर, विवेकी, मधुर, विनम्र। तो मधुर इसमें करेक्ट है। मधुर कर्कश शब्द का विलोम है, विलोम पूछा गया है। जबकि कठोर कोमल का विवेकी अविवेकी तथा विनम्र दृष्ट का विलोम है। नेक्स्ट देखिए, वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प चुने जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। तो देखिए ऑप्शन जो यहाँ पर है इंदु, तो ये गलत हो गया। जितेंद्रिय भी नहीं, यानी कि ऑप्शन है इंद्रजीत, यानी कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वह इंद्रजीत कहलाता है। जबकि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला जितेंद्रिय कहलाता है, यानी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला जितेंद्रिय। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहलाता है? तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, कुलीन, यानी कि उच्च कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति कुलीन कहलाता है। नेक्स्ट, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे प्रश्नवाचक है, विस्मयवाचक वाक्य है, इच्छावाचक है और निषेधवाचक वाक्य है। तो इसमें कौन सा है, इच्छावाचक। जिस वाक्य से इच्छा, स्तुति या आशीर्वाद का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अतः ईश्वर तुम्हें दीर्घायु एक इच्छावाचक वाक्य है। नेक्स्ट, श्री गणेश का विलोम। तो श्री गणेश का जो विलोम शब्द है वो इतिश्री, ठीक है। फूल का पर्यायवाची इसमें से नहीं है तो सुमन है, ठीक है। पुष्प है, कुसुम है, तनुजा इसमें नहीं है, तो यानी कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द यानी पशून, लातांत्र, मंजरी, गुल, जबकि अनुजा बेटी या पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देखिए, किस रस को रसराज कहा जाता है, यानी कि इसमें से दिए गए रस में से कौन सा जो रस है वो रसराज कहा जाता है इसमें। तो रसराज यानी किसको कहेंगे, देखिए श्रृंगार रस को रसराज की उपमा से अलंकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छीन में, गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो रस इसमें पहचानना है, इसमें कौन सा है। तो देखिए, मन रे तन कागद का पुतला, तो इसमें इस तरीके से बात की गई है कि शांत रस, यानी कि देखिए भक्ति रस है नहीं, श्रृंगार रस भी नहीं है, करुण रस भी नहीं है, यानी शांत रस। तो जिन विषयों या उद्दीपनों से परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है और अन्य विषयों से वैराग्य हो जाता है, उसे शांत रस कहते हैं। मन रे क्या इतना, इस पद्य में कवि ने तन को कागज के पुतले के समान माना है जो कि क्षणिक भर में पानी की बूंदों से नष्ट हो सकता है। फिर भी इस तन पर इतना गुमान क्यों? यहाँ पर कवि तन को छोड़कर परमात्मा के प्रति अनुराग पैदा करता है, अतः उपरोक्त पद में शांत रस होगा। जिस छंद में चार चरण प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है चौपाई, ठीक है। चौपाई 4 से याद रखेंगे तो 4 का गुणा 4 चौको 16, 16 मात्राएं और वो भी 4 चरण। चौपाई 4 चरण और 4 से ही गुणा कर देनी है, 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में। नेक्स्ट देखिए, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। क्या है? सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण तथा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। चरण के अंत में दीर्घ यानी गुरु के बाद हर्ष वर्ण आना वर्जित है। गुरुपद राज मृदु मंजुल अंजन नयन अमी दृगदोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विमोचन बरनऊ रामचरित भव मोचन। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या है इसमें से? तो देखिए ऑप्शन ए पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष या ये सभी। तो इसमें क्या है, सारे इसमें कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। इसमें देखिए पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष, देवद्रम, मंदार, हरिचंदन, कल्पद्रुम आदि कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। इसमें जो दिए हैं वो भी याद कर लीजिए। हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। संस्कृत भाषा के तत्व भारत के सभी भाषाओं में समान रूप से मिलते हैं। जिस रूप में आज हिंदी भाषा बोली व समझी जाती है वह खड़ी बोली या साहित्यिक रूप है, ठीक है, ध्यान रखना है। जिसका विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो रिसेंटली अभी हिंदी दिवस मनाया गया है 14 सितंबर, ठीक है। और कौन से आर्टिकल में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? कमेंट बॉक्स में लिखिए आप।
दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान ना प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। दिन रात अध्ययन, अब अध्ययन की बात कर रहा है। प्रथम स्थान ना प्राप्त, नीचे विकल्पों में से वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अध्ययन लिखा हुआ है, देखिए अब यहाँ करेक्ट क्या है, तो अध्ययन, तो ना में जो है हलंत लग जाएगा केवल, ठीक है। अभिकारी शब्द क्या होता है, तो अभिकारी शब्द आपको देखिए याद रखने हैं, सिंपल सा ये है, अभिकारी शब्द अव्यय होते हैं ये, ठीक है। ध्यान रखना है जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी लिंग वचन और कारक के अनुसार, जैसे वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, और जैसे चाहे वो स्त्रीलिंग के लिए पुल्लिंग के लिए बात करें, लेकिन बहुत इसमें बदलेगा नहीं, ठीक है। तो लिंग वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अभिकारी शब्द कहते हैं। आगे पीछे ऊपर नीचे यहाँ वहाँ आदि अभिकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। इसके 4 भेद होते हैं, कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्माद बोधक। जो मैंने आपको बहुत बताया वो विशेषण की बात इसमें कर रहा है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी है, तो वो कितनी है, इसमें 33, ध्यान रखना है। स्वरों की संख्या कितनी है, 11, ठीक है, 11 33, ये कितना हो गया 44, ठीक है। और इसमें प्लस करके कितने, टोटल 52 हैं, ये ध्यान रखना। हिंदी वर्णों में व्यंजनों की संख्या पूछी गई तो 33 व्यंजन स्वर, और इसके अलावा जैसे अंतस्थ व्यंजन है और जो संयुक्त व्यंजन है, ये सब ध्यान रखने हैं। टोटल मिला के ये 52 होते हैं, 52। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़िए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, पाहन मतलब पत्थर। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, वहाँ युगों तक खून पसीना, बहा युगों तक खून पसीना। तो कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है, तो कवि इसमें क्या करने की दे रहा है, गम के आंसू पीने की, आत्मसमर्पण करने की, रुकावटों को ठोकर मारने की, कुछ भी ना बनने की, तो रुकावटों को ठोकर मारने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या है, तो कायर का अर्थ क्या होगा, तो समझौतावादी, ठीक है। तो कवि के अनुसार कायर वह व्यक्ति जो जीवन की कठिनाइयों से समझौता कर लेता है। कुछ भी बन पर बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है, कुछ भी बनना आसान है, कुछ भी बनना मुश्किल है, कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, कायर मनुष्य अच्छा नहीं होता, तो ऑप्शन सी क्लियर है। पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो मैंने भी बताया था आपको पहले, पत्थर, ठीक है। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, तो कवि के अनुसार किस प्रकार का है, समझौतावादी। अभी देखा आपने आंसर भी था, तो यहाँ से देखिए दोनों ऑप्शन मैच करें, ध्यान रखेंगे थोड़ा। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, तो पहला पद संख्यावाचक, तो द्विगु बता चुके हैं लास्ट में। दुई मतलब दो, यानी दो मतलब एक संख्या, जहाँ पे संख्या की बात करें वहाँ पे द्विगु समास, ठीक है। द्वंद्व मतलब हाइफन लगा होता है, आपने देखा होगा इस तरीके से। राजपुत्र में कौन सा समास है, तो राजपुत्र में राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, का इस तरीके से आ रहा है, तो का यानी कि क्या है, यानी कारक का लोप हो गया, और कारक कौन सा, कर्ता ने कर्म को करण, इस तरीके से, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष में जितने भी कारक के लोप होते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित किए। बेमेल यानी कि इसमें ऑड छाटना है आपको, समस्या, खेद, जटिलता, कठिनाई, तो इसमें खेद, ठीक है। समस्या, कठिनाई, जटिलता किसी काम के परेशानी को दर्शाए, जबकि खेद इनसे भिन्न है, ठीक है। जैसे मुझे खेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 इनकम्प्लीट है आई थिंक, इसमें 23, क्वेश्चन 24 जो है कंप्लीट नहीं है। इसमें घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे, इन बच्चे रिश्तों, इसमें भी, और इसमें अच्छा इसमें भी दिया हुआ है क्वेश्चन है कंप्लीट, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। इसमें 23 और 24 लिखे हुए हैं, तो वही पूछ रहा है इसमें। तो घर, प्रियजन, परिवार और बच्चे, इसमें से भी और आपको ढूंढना है, इसमें से भिन्न ढूंढना है। तो परिवार, ठीक है, प्रियजन, बच्चे, ये सब एक चीज़ है और घर अलग चीज़ है। नेक्स्ट, जिस समास का पूर्व पद पहला प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, तो पहला तो अव्ययभाव समास, ठीक है। देखिए अव्ययभाव समास का प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है। प्रायः इन शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति होता है, जैसे प्रतिदिन, दिन दिन, यथार्थ, अर्थ के अनुसार, बेकाम, बिना काम के, और मैंने बताया था आ मोस्टली लगा होगा अव्ययभाव समास में। निम्न भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है, तो इसमें कौन है, कबीर। कबीर निर्गुण
भक्ति धारा के ऐसे कवि थे जो संत होने के बाद भी पूर्णतः ग्रस्त जीवन का निर्वाह किया। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? तो सिंपल सी बात है, हिंदी। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में? आंसर भी देखिए आपको मिल गया, भाग 17 और अनुच्छेद 343। टोटल कितनी भाषाएं हैं लिखिए कमेंट बॉक्स में। अच्छा बताइए कौन सी अनुसूची में भाषा के लिए बात की गई है? ठीक है, चलिए अब यहाँ से कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद। तो महाकाव्य कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी। इनके द्वारा रचित अन्य पुस्तक काव्य हैं चित्राधार, कानन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर, प्रेम, पथिक। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। इसके रचयिता चंद्रवरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ये चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई है, रचयिता इसके हैं, और ये आदिकाल। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार इसमें कौन है? मानवीकरण। तो देखिए, जिस पंक्ति में निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव की तरह किया जाए, निर्जीव वस्तु का मानवीकरण कर दिया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, मतलब मानवीकरण कर दिया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघमय आसमान से उतर रही है। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसमें पूछा गया तो एक का के बाद। ठीक है, अब का ये पढ़ेंगे तो इस तरीके से नहीं दिखेगा आपको। हिंदी शब्दों में छा का क्रम का के बाद आता है। जो छा का जो बना हुआ है, किससे बना हुआ है? का यानी हलंत, और ये शाह। ठीक है, ध्यान रखना है, ये का के बाद आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। 31। खग जाने खग की ही भाषा, लोकरीति का उचित अर्थ नीचे दिए हुए। पक्षियों की तरह बोलना, पक्षियों की भाषा ना जाना, पक्षी अपने भाषा स्वयं अपक्षी पक्षी आ रहा, तो ये तो कोई नहीं होंगे ऑप्शन, बिल्कुल। तो ऑप्शन बचा कौन सा है? डी। समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। अब ये नीचे दिया है, नीचे दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः मतलब सीक्वेंस में आपको लगाना। तो जिस प्रकार मनुष्य का धैर्य। ठीक है, अब जिस प्रकार मनुष्य का धैर्य, तो देखिए इसमें कौन सा? जिस प्रकार मनुष्य का धैर्य, तो ये मनुष्य का धैर्य अगर लगाएंगे तो गलत। जिस प्रकार अग्नि का धर्म, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। यानी कि यहाँ से हो जाएगा, पहले होगा यहाँ पे वाह। ठीक है, यानी कि अग्नि का धर्म हो गया। बा के बाद फिर या, यानी दहकना है उसी प्रकार। फिर उसके बाद देखिए कौन सा? मनुष्य यानी ला, और उसके बाद तो वाह या ला, कहीं लिखा है वाह या ला, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो अक्ल का दुश्मन का मतलब क्या है? कि महामूर्ख। ठीक है, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग, त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी चिन्हित कीजिए। तो देखिए, धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। तो धनवान को बेकार, अब देखिए व्यर्थ और बेकार दोनों साथ एक साथ में ही आ गए, तो यानी कि धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, तो बेकार में आ गया, तो यानी कि ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, अतः बेकार शब्द को हटा देने से वाक्य शुद्ध हो जाएगा। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सर्वोत्तम, गलत है। सांसारिक, सांसारिक, ठीक है, ये सांसारिक लिखा हुआ है। सच्चिदानंद, ठीक है, शुद्ध पूछी गई तो सच्चिदानंद, ध्यान रखना। पृथ्वी भी गलत लिखा हुआ है, मात्रा गलत लगी हुई है। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें छोटी की मात्रा लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपसर्ग का प्रयोग होता है तो शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में। तो आदि मतलब शुरुआत में। ठीक है, तो जुड़कर यानी उपसर्ग की बात कर रहा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? तो मिठास में प्रत्यय पूछा, प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के लास्ट में आते हैं, तो आस इसमें आ रहा है, मिठास, मीठा, मिठास। नेक्स्ट देखिए, सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या है? तो सत्य प्लस आग्रह, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें संधि कौन सी बताइए? अच्छा, कौन सी संधि है? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। तो क्या परिवर्तन जब होता है तो उसको कहते हैं संधि। दो समीवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। इसमें पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि यानी कि पहले वर्ण का मेल होता है, जैसे देव प्लस आले, परीक्षा। ठीक है, परीक्षा का ध्यान रखेंगे, ये संधि विच्छेद।
परी प्लस इच्छा, इस तरीके से।